हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे घर पे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। और उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के बाद हम उसके लिमिटेशंस की बात करेंगे कि डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में क्या क्या लिमिटेशंस रहा। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो सबसे पहले डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन ने इसे प्रपोज किया था 1808 में। तो उसके बाद इस थ्योरी से हमें बहुत कुछ केमिस्ट्री में मिला, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स मिले, लेकिन इस थ्योरी का कुछ लिमिटेशंस भी रहा। तो उस लिमिटेशंस की हम बात करेंगे और उसके बाद फिर प्रेजेंट डे में जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, मतलब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी उसके बाद आई। मतलब जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशंस थे, उन लिमिटेशंस के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट होकर एक दूसरी थ्योरी आई थी डाल्टन की, जिसको हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये एराइज होता है बच्चों कि एटम क्या है। ठीक है, तो एटम का डेफिनेशन आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। एटम क्या है? एक बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल होता है, ठीक है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है विदाउट डिकम्पोजिशन। ठीक है, एटम इज द स्मॉलर पार्टिकल which can participate in any chemical reaction without decomposition। अब जो मैटर होते हैं, आप जानते हो जो मैटर होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं बहुत ही स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल से, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है मैटर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा। अब एटम जो है ये एक ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, मतलब जो एटम है ये एटोमियो, ATOMIO, ATOMIO, ये एक ग्रीक वर्ड है। ये इस ग्रीक वर्ड से ये एटम बना हुआ है। ठीक है, एटोमियो, एटोमियो एक ग्रीक वर्ड है जो कि इससे क्या बना है? एटम। और इस एटम या इस एटोमियो वर्ड का मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, इनडिविजिबल मतलब जो डिवाइड ना हो सके, इनडिविजिबल। ठीक है बच्चों, तो एटम्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपके पास है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी केमिकल रिएक्शन की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो केमिकल रिएक्शंस कुछ सर्टेन लॉज को फॉलो करते हैं। मतलब कुछ न कुछ लॉ को वो फॉलो करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो हमेशा किसी न किसी लॉ को फॉलो करता है, और जिस लॉ को वो फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, बहुत ही बड़े लॉज हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री के आपने इसको पढ़ लिया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द वर्क ऑफ एंशिएंट ग्रीक फिलासफर्स, जो ग्रीक फिलासफर्स थे, एंशिएंट ग्रीक फिलासफर्स थे, उनके वर्क के बेसिस पे और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे डाल्टन ने ये थियरी प्रपोज की थी। ठीक है, दिस थियरी was proposed by Dalton in 1808. So this theory was proposed by John Dalton in 1808, and according to the laws of chemical combination and the work of ancient Greek philosophers, Dalton proposed a very important theory known as Dalton's atomic theory। तो बच्चों हम अब बात करने जा रहे हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या इम्पोर्टेंट पास्टुलेट्स थे। मतलब बेसिक पास्टुलेट्स क्या था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, इसको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले डाल्टन ने क्या बताया फर्स्ट पॉइंट में कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा गया? एटम्स। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास नेचर में मैटर
सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी होते हैं और गैस स्टेट में होते हैं। मान लो एक मैटर है ये, ठीक है, ये एक मैटर है, ठीक है। अब इस मैटर को जब डिवाइड किया जाएगा तो मान लो ये कुछ पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसको और भी डिवाइड किया जाए तो ये और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, ठीक है। इसको और डिवाइड किया जाए तो ये और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगा। अब इसको भी डिवाइड किया जाए तो ये बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स में डिवाइड होगा। मतलब कोई भी मैटर है जब वो डिवाइड होता जाए, ठीक है, और डिवाइड होता जाए और डिवीजन के बाद एक सबसे स्मॉलेस्ट या डिस्क्रीट पार्टिकल जो कि फर्दर डिवाइड ना हो पाए, ठीक है, इन पार्टिकल्स को क्या कहा गया, एटम्स नाम दिया गया, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, एटम। मतलब एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, ठीक है। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, एटम होता है। और एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब एटम जो होता है, एटम्स बहुत सारे एटम्स जब बिल्डअप होते हैं तो क्या बनता है, मैटर, ठीक है बच्चों। तो इस फर्स्ट पॉइंट में डाल्टन्स ने ये बात बताई। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज दे पोजेसेस सेम साइज, सेम शेप, सेम मास एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों इसमें अगर हम बात करें, जैसे मान लो एटम्स, कोई भी एटम्स है, किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम है, सबसे पहले आप जान लो बच्चों, जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लो अगर कार्बन एलिमेंट है, ठीक है, तो इस कार्बन एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उन एटम्स को हम क्या बोलेंगे, कार्बन एटम्स, ठीक है बच्चों। देखो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट एक ही तरह की काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिन्हें एटम्स कहा जाता है, ठीक है। तो कार्बन एलिमेंट में सारे एटम्स किसके होंगे, कार्बन के। अब जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है तो हाइड्रोजन एलिमेंट में सारे एटम्स किसके होंगे, हाइड्रोजन एटम्स के होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन एलिमेंट में सारे एटम्स किसके होंगे, हाइड्रोजन एटम के होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन एलिमेंट में कार्बन के एटम्स आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट जो होता है वो उसी के एटम से मिलकर बना होता है। मतलब कोई भी एलिमेंट है, जैसे कार्बन एलिमेंट है तो कार्बन एलिमेंट में सभी क्या होंगे, कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है बच्चों। तो अब एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, ठीक है। जैसे बात करें अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे हमने क्या बताया, कार्बन एलिमेंट है, क्या है। अब कार्बन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो कार्बन एलिमेंट में जो एटम्स होंगे, ये छोटे छोटे जो भी एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स जो होंगे इन्हें क्या कहा जाएगा, कार्बन एटम्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कार्बन एटम्स। अब जरा देखो, अब ये जो भी एटम्स हैं, ये छोटे छोटे जो भी एटम्स हैं, इनको ये बताया गया या डाल्टन्स ने ये कहा कि कोई भी कार्बन, मतलब कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट के जो एटम्स होंगे, जो एटम्स होंगे, उन एटम्स का जो मास होगा या जो साइज होगी, ठीक है, या जो शेप होगा, और यहाँ तक कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एटम्स की क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, ठीक है बच्चों। तो ये दूसरे पॉइंट में बात किया गया। अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है, जब कंपाउंड आर फॉर्म, जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके कम्बिनेशन से होता है, लेकिन वहाँ पे एक फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मान लो हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वाटर। तो यहाँ पे जो वाटर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इनमें जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स हैं, इनमें जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। मतलब वाटर में हमेशा हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा, 2 बाई मास, और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 8 होगा बच्चों, ठीक है। तो दिस इज़ द 1:8 होगा, ठीक है। अब जैसे H2O का अगर मास हम देखें तो हाइड्रोजन का मास 2 होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 होगा। तो इसका सिंपल रेशियो क्या होगा, 1:8
8 होगा। मतलब वाटर में एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, इनका जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा और इनका रेशियो हमेशा क्या होगा 1:8। ठीक है, तो वाटर जब एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स कंबाइंड होकर जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एलिमेंट्स का कंपोजिशन जब होता है या कॉम्बिनेशन होता है तो एक फिक्स्ड रेशियो में होता है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट में बताया गया। नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट में बताया जा रहा है कि एटम्स आर इनडिविजिबल, दैट इज दे कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो आपने देखा कि एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। क्यों होते हैं? ये फर्स्ट थियरी में, मतलब डाल्टन्स ने इस एटॉमिक थियरी में बात की थी, लेकिन अभी आप आगे पढ़ोगे मॉडर्न थियरी में कि एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसको हम नेक्स्ट पास्टुलेट्स में बात करेंगे, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट उनका गलत हो जाता है, यही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। ठीक है, तो एटम्स जो होते हैं वो जनरली एटम्स जो होते हैं ये इंडिविजुअल होते हैं, इन्हें और भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एटम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, दे कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, सब डिवाइडेड। तो अब फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो बच्चों, एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, दैट इज़ वेरी दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। यहाँ पे बच्चों नाइदर है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लेंगे, NEITHER। ठीक है, तो एटम्स क्या बताया जा रहा है फिफ्थ पॉइंट में या फिफ्थ जो पास्टुलेट्स है उसमें ये बात की जा रही है कि जो एटम्स होते हैं वो इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एटम जो होता है उसे ना तो कभी भी क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसे कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, अब सिक्स पॉइंट या सिक्स पास्टुलेट्स में ये बताया जा रहा है कि एटम इज़ द यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बात सही है कि जो एटम्स होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। ठीक है, दैट इज इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेवेंथ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। देखो बच्चों, सबसे पहले जब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी गई थी तो वहाँ पे वर्ड यूज किया जाता था कंपाउंड एटम्स। ठीक है, कंपाउंड एटम्स, लेकिन बाद में नाउ अ डेज इसको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कंपाउंड एटम्स को इस टाइम क्या नाम दिया गया, टर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट में ये बात की जा रही है कि जो एटम्स होते हैं, मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं जो कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड टू ईच अदर, तो वहाँ पे क्या होता है, एक जब भी एटम्स का या कॉम्बिनेशन होता है तो वो एक फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। ठीक है, तो इसको अगर एग्जांपल के थ्रू हम देखें, जैसे मान लो आपकी स्क्रीन पे एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मान लो ग्लूकोज का फार्मूला आप जानते हो C6H12O6। ठीक है, तो इसमें कितने एटम्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इनका अगर रेशियो आप निकालोगे, बाई मास अगर रेशियो निकालोगे, ठीक, तो ये इनका जो रेशियो होगा, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। ठीक है, तो 6 से अगर हम सब में डिवाइड करें तो इसका जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा, 1:2:1। मतलब ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। मतलब किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं वो उन एटम्स का, एलिमेंट्स मतलब उन एटम्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। जो कि आप ग्लूकोज, ये जो फार्मूला हमने लिखा है स्क्रीन पे C6H12O6, ये ग्लूकोज का भी फार्मूला है, यही फार्मूला फ्रक्टोज का भी होता है और यही फार्मूला गैलेक्टोज, GALACTOSE, गैलेक्टोज। ठीक है, इन तीनों कंपाउंड्स, इन तीनों का फार्मूला C6H12O6 होता है। तो C6H12O6 में जो रेशियो मिल रहा है आपको, सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है, 1:2:1 है।
ठीक है बच्चों। तो ये 7th पॉइंट में बात किया गया 7th पोस्टुलेट्स में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। अब बच्चों हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। तो देखो सबसे पहले लिमिटेशंस को अगर हम डिस्कस करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जब आई 1808 में जॉन डाल्टन ने जब इस थ्योरी को प्रपोज किया था, तो इनमें लिमिटेशंस ज़रूर थे, कुछ लिमिटेशंस थे, लेकिन इस थ्योरी से बहुत काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल हो गई थी केमिस्ट्री में। ठीक है, ये बहुत ही एक बड़ा इनिशिएटिव था। ठीक है, तो इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट विच कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है बहुत अच्छे से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है, और लेकिन इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बच्चों एक लॉ है, गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो एक्सेप्ट गे-लुसैक्स लॉ, ठीक है, गे-लुसैक्स लॉ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो गे-लुसैक्स लॉ था, हमने आपको बताया था कि गे-लुसैक्स लॉ में जनरली गे-लुसैक्स लॉ आप जानते हो कि जो गैसियस रिएक्शंस होते हैं उन गैसियस रिएक्शंस पे वैलिड होता है। गैसियस रिएक्शन का मतलब ये आप जानते हो कि कोई भी रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट्स बन रहा है, रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में हो और प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में हो, मतलब ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों गैसियस स्टेट में हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गैसियस रिएक्शन बोलते हैं। तो गैसियस रिएक्शंस पे गे-लुसैक्स लॉ वैलिड है। तो इस गे-लुसैक्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था या एक्सप्लेन नहीं कर सकता है डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बाकी और जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैं उनको ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है। तो देखो बच्चों, अब अगर हम बात करें इनके लिमिटेशंस की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो सबसे पहला इनका लिमिटेशंस रहा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, जो पहला लिमिटेशन था वो क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये सबसे पहला लिमिटेशन था जो हमने आपको बताया। ठीक है, तो गे-लुसैक्स लॉ बेस्ड होता है गैसेस रिएक्शंस पे या गैसेस पे वैलिड होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट लिमिटेशंस है। अगर हम दूसरे लिमिटेशंस की बात करें तो दूसरा लिमिटेशंस है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ डू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। मतलब दूसरे लिमिटेशंस में ये बताया गया कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि किस तरीके से, इन्होंने तो बता दिया कि एटम्स के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड एटम्स बनता है, मतलब मालिक्यूल्स बनता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि ये एटम्स के कॉम्बिनेशन से किस तरीके से और क्यों कंपाउंड एटम्स बन रहे हैं, मतलब मालिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, मतलब वाई एंड हाउ डू एटम्स कंबाइंड, कैसे कैसे मतलब क्यों और कैसे एटम्स कंबाइंड हो रहे हैं एक साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मालिक्यूल्स। ठीक है, इस चीज़ को ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं बता पाई कि किसी भी तरीके से जब एटम्स कंबाइंड होता है तो कॉम्बिनेशन का रीज़न क्या है, क्यों होता है। ठीक है, अगर होता है तो उनमें किस तरह का फोर्स होता है, तो इन सारी चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, थर्ड पॉइंट में अगर देखें तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस विच होल्ड एटम्स टुगेदर इन कंपाउंड एटम्स। कंपाउंड एटम्स का मतलब मालिक्यूल्स में ये चीज़ नहीं बता पाया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि कंपाउंड एटम्स मतलब मालिक्यूल्स में, किसी भी मालिक्यूल्स में जो एटम्स हैं वो एटम्स किस तरह के फोर्स से बंधे हैं। ठीक है, किस टाइप का या किस नेचर का फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है मालिक्यूल्स में, मतलब मालिक्यूल्स में जो भी प्रेजेंट हैं एटम्स, उन एटम्स के बीच में किस तरह के फोर्सेस वर्क करते हैं, इस चीज़ को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एंड व्हाई कंपाउंड एटम्स कैन एग्जिस्ट फ्रीली। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, लिमिटेशंस था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कि ये इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि जो एटम्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं फ्री स्टेट में,
जबकि कंपाउंड्स जो होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि एटम्स जो होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो एटम्स होते हैं वो जनरली कहीं ना कहीं कंबाइंड होकर कुछ न कुछ मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों है, मतलब इन सारी चीज़ों को, मतलब एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, बट कंपाउंड एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट फ्रीली। वाई? इस चीज़ को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं बता पाई। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस है बच्चों, इसको पढ़ लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो एग्ज़ाम में अल्टरनेटिवली हर साल आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है, तो इसको लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस लिमिटेशंस के बाद जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई थी डाल्टन्स की, मतलब प्रेजेंट डे में क्या पोजीशंस है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, मतलब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। मतलब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या बात की गई, क्या क्या उसके पोस्टुलेट्स थे, क्या क्या पॉइंट्स थे, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में बच्चों। तो ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।